नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बजट 2022-23 के विषय में आपसे बात करने वाले हैं और बताएंगे कि इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में उत्तराखंड बजट से आने वाले सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर कर लिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी राय दें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम एक नई सीरीज शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे मुद्दों को लेंगे जिन जिन पर एस्पिरेंट्स जो हैं वो वीडियो चाहते हैं। जैसे बजट काफ़ी लोगों ने कहा, तो इसलिए मैं बजट लेकर के आया हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस पर चाहिए, तो हम उस पर काम करेंगे। और मेरे पास संसाधन बहुत अधिक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें हाथ से लिखने का प्रयास किया है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लें और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी आप ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले जो हमारा की पॉइंट है वो है कि ये बजट जो है वो किस पर फोकस था। ये बजट जो है वो व्यापारी, किसान, युवाओं, महिलाओं पर फोकस ये बजट है उत्तराखंड सरकार का। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें कि विकास के लिए डबल इंजन के भरोसे ही सरकार, व्यापारी, किसान, युवाओं, महिलाओं पर फोकस। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई जगह आपको लिखने के काम भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहली स्लाइड में। और तो उत्तराखंड बजट जो 2022-23 है, इसकी जो की हेडलाइन है वो यह है कि 2022-23 के लिए राज्य सरकार द्वारा 65,571.49 करोड़ का बजट जारी किया गया, जो 2021-22 में बजट 57,400.32 करोड़ से अधिक है। यानी 2021-22 में 57,400.32 करोड़ का बजट पेश किया गया, जबकि इस वर्ष जो है वो कितना था, 65,571.49 करोड़। यह आपको कहीं डेटा लिखने के काम आ सकता है। दूसरा है, केंद्रीय पोषित योजनाओं से 21,452 करोड़ आय प्राप्ति का अनुमान बजट में किया गया है, इसलिए केंद्रीय योजनाओं पर पूरे बजट में क्या दिया गया है, अधिक ध्यान दिया गया है। अवस्थापना विकास के लिए भी केंद्रीय योजनाओं पर ही निर्भरता बजट में साफ साफ प्रस्तुत होती है। ठीक है ना। अवस्थापना विकास यानी सड़क, रेलवे, ये सब जो भी हैं उनके लिए क्या है, अधिकतर केंद्र सरकार के क्या है, संसाधनों पर ही अधिक निर्भर रहने की बात कही गई है। अब बात करते हैं कि इस बजट की जो की हाईलाइट क्या क्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको फिर से लिखने के काम के लिए डेटा इंपॉर्टेंट होगा। पटवारियों को बाइक के लिए 9.75 करोड़। ठीक है। व्यापारी दुर्घटना बीमा की राशि 10 लाख रुपए रखी गई है। स्थानीय फसल प्रोत्साहन के लिए 7.50 करोड़। कृषि यंत्रों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी, बैंक मैदानों में कस्टम हायरिंग सेंटर। तो आप इनको देख लें। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि मंडोरा, झंगुरा, गहद, लाल चावा, काला भट्ट, माल्टा, बुरांस जूस, जो स्थानीय फसलें हैं उनको जीआई टैग मिलने की बात की गई है। और इसमें गौ सदनों के लिए स्थापना के लिए 15 करोड़ है। पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ती घास की योजना, जो मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना है, उस विषय में आप देख लें। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये वाला है कि 4,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबलें बिछेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना में पांवटा से देहरादून, चंपावत से बनबसा, भनियावाला से ऋषिकेश, कारतूत गोदाम से लाल कुआं, व हल्द्वानी रुद्रपुर बाईपास का निर्माण शुरू होगा। और एक ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 4,000 जो ये वाला है, अंतिम वाला 462.66 मेगावाट की परियोजना में 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इस नई स्लाइड की बात करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो इसमें बात की जा रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उत्तराखंड बजट में जो इस बार जो फाइनेंस कमीशन था उत्तराखंड राज्य का, उसमें भी ये बात की गई थी। 48% वेतन पेंशन ब्याज पर खर्च किया जा रहा है। 48.86 हम किस पे खर्च करते हैं, केवल वेतन, पेंशन, ब्याज और खर्च पर। कर्मचारियों के वेतन पर 17,350.21 करोड़ खर्च करेगी, जबकि पेंशन पर 6,703 करोड़ और ब्याज चुकाने के लिए 6,017.85 करोड़ व्यय करेगी। ठीक है। उसके लिए एक कुछ और हाईलाइट ये है, व्यापारियों के दुर्घटना बीमा की राशि, औद्योगिक निवेश से इतने लोगों को नौकरी मिलेगी। नंदा गौरा योजना में 500 करोड़ ज़्यादा बेटियों को लाभ मिलेगा। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 रसोई सिलेंडर, और इस बार 8,171 करोड़ अधिक है पिछले साल के बजट से। ठीक है ना। और ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें है
कि राजस्व घाटे का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट है वो ये है कि 63,774 करोड़ रुपए कुल राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें 21,000 करोड़ के आसपास जो है वो केंद्र पोषित योजनाओं से आएंगे, 51,000 करोड़ रुपए राजस्व की आय होगी, उसमें 24,000 करोड़ जो है स्वयं कर राजस्व से प्राप्त होंगे और 5,520 करोड़ क्या है खुद के प्रयासों से मिलेगी। तो ये कुछ की हाईलाइट है जो आप नोट करते चलें। जो डिटेल होगा वो मैंने अपने हिसाब से लिख करके भी उसको समझाने का प्रयास किया है। आगे आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है बजट का एस्पेक्ट जो होता है वो ये है कि जो रुपया है, जो आय है वो कहाँ से आती है और आय व्यय जो है वो कहाँ होता है। तो उत्तराखंड में जो आय के प्रमुख स्रोत हैं उसमें स्वयं सबसे बड़ा है स्वयं का कर एवं राजस्व, ठीक है। कितना है 23.48%। फिर करेत्तर राजस्व है, ठीक है। फिर केंद्रीय करों में राजस्व जो है, केंद्रीय करों से राजस्व कितना है 13.94। उसके बाद केंद्र से सहायता अनुदान कितना है 32.377%। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, केंद्रीय सहायता अनुदान जो है वो कितना है 32.77 करोड़ है। अगर दूसरे नंबर पे देखें तो स्वयं कर का राजस्व जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और बाकी फिर अन्य वैल्यू है। लोक ऋण से 18.75 आय होती है। व्यय कहाँ होता है, वेतन भत्ते और मजदूरी पर 27.19, निवेश ऋण पर 9.6, सहायक अनुदान अंशदान राज्य सहायता 11.29, ब्याज लाभांश वृहत लघु निर्माण और अन्य व्यय पर लगभग इतना, और पेंशन पर 12.4 जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। ये देखें कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि वो बार बार गलत की दबने से ये फ़ोन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए। आगे चलते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या है। 1206 करोड़ कृषि क्षेत्र आवंटन के लिए दिया गया है, ठीक है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत के लिए 7.5 करोड़ व्यय की बात की गई है। सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए अरोमा वैली विकास किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर 80% सब्सिडी, यानी केवल 20% मूल्य पर ही क्या है सिंचाई उपकरण दिए जाएंगे नवीन तकनीकी के प्रयोग हेतु। अगला है जैविक कृषि बढ़ावा के साथ साथ जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के उपाय भी बजट के माध्यम से किए गए हैं। स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में फसल बीमा योजना से 6.24 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिसकी संख्या बढ़ाने की बात इस बजट में की गई है। तो जो जहाँ पर डेटा टिपिकल था वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। जो कटिंग है वो आप सीधे सीधे आप पढ़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको लाभ होगा दोस्तों, ठीक है। अब जो ये वीडियो है, जो ये स्क्रीन पे ये कटिंग आपके सामने है, ये आप भी पढ़ने का प्रयास करें कि जैसे मशरूम उत्पादन से किसानों की आय बढ़ेगी। तो यानी मशरूम उत्पादन इस समय सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है। इसका डेटा आप अन्य जगहों से भी ढूंढ सकते हैं। सेब के भंडारण के लिए बनेगा वातानुकूलित स्टोर। ये थोड़ा चीज़ें जो है आप पढ़ने का प्रयास करें। पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक, मैदानों में कस्टम हायरिंग सेंटर, 5 साल में 34% बढ़ा जैविक खेती का दायरा, ठीक है। वर्तमान में 4.5 लाख से अधिक किसान 2.15 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। लगभग क्षेत्रफल में 34% की बढ़ोतरी हुई है। तो जैविक खेती क्या है, इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए। इसलिए अब कुछ विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने कहा कि किसानों को पानी कैसे मिलेगा, ये आप पढ़ लें। किसानों की जेब धरती को सुखी, ये आर्य ने कहा है। ये उत्तराखंड में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है किसानों की जेब और धरती की कोख सूखी है। तो इसको आप, इन टॉपिक को आप पढ़ें डिटेल में, जिससे आपको और डेप्थ क्या होगी, एनालिसिस होगी। अब जो अगला टॉपिक है वो है चुनौतियों के पहाड़ पर रोपवे करेंगे। तो 35 नए रोपवे प्रस्ताव जो हैं वो पर्वतमाला योजना के तहत केंद्र को दिया गया है। रोपवे वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसमें से लगाया क्योंकि आपको कई जगह जवाब, कई जगह सॉल्यूशन जब लिखना होंगे कई क्वेश्चंस में कि पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में क्या सॉल्यूशन है, तो आप उसमें उत्तराखंड बजट के इन 35 रोपवे का हवाला दे सकते हैं। कहाँ कहाँ पे है ये लिखा भी है इन्होंने कि इसमें गौरीकुंड से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी नई से नई टिहरी, खलिया टॉप से मुनस्यारी, ऋषिकेश से नीलकंठ, औली से गौरसों रोपवे परियोजनाओं के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से अनुबंध किया जा चुका है। तो ये इसमें 35 नए रोपवे बनेंगे। उसके लिए किससे अनुबंध किए गए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से अनुबंध भी किया जा चुका है। बाकी आप डिटेल के लिए आपके पास पूरा स्क्रीनशॉट है, आप इसको वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं।
एक और मैंने इसमें एक कटिंग लगाने का प्रयास किया जिसमें 10 ओपन पार्क के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो आप कहीं स्वास्थ्य वाली योजनाओं में इसको लिख सकते हैं। भर्ती के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ये भी बजट में उल्लेख है, इसलिए मैंने ये कटिंग लगाई है। उसके बाद एक यहाँ पे है कि देहरादून में गुनियाल गांव में भव्य सैनिक धाम और संग्रहालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बजट के पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपको बताने ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं आप आंसर में उसको लिख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि निवेश में क्या कर रही है सरकार निवेश की राह में। तो राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान बनाने का बजट में प्रावधान है। पीएम गति शक्ति की तर्ज पर निवेश बढ़ावा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में और सुधार। पिछले 5 वर्षों में सिंगल विंडो के माध्यम से 6,697 निवेश परियोजनाओं में 37,205 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का प्रावधान, नए इंक्यूबेशन सेंटर विकास और स्टार्टअप प्रोत्साहन राशि देने का विचार किया गया है। महिलाओं से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना को प्रोत्साहन, 20,496 लोगों को इसके तहत रोजगार दिया गया। नई निर्यात नीति लागू की गई निर्यात प्रोत्साहन के लिए। स्थानीय फसलों उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने की बात कही गई है, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था किस किस को, मड़वा, झंगोरा, है ना, जो स्थानीय फसलें हैं उनको क्या है, जीआई टैग देने की बात सरकार ने इस बजट में की है। अब बात करते हैं पेयजल स्वच्छता के लिए सरकार क्या कर रही है। तो गांव में पेयजल स्वच्छता के लिए सरकार ने कहा कि 1,278 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ लें। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि जैसे देहरादून व आसपास इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए 2021 करोड़ सौंग बांध परियोजना स्वीकृत है। ठीक है ना। नैनीताल में गौरा नदी पर बनने वाली जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इन योजनाओं को आप लिख सकते हैं कि देहरादून में जलापूर्ति के लिए सौंग बांध परियोजना। उसके बाद उधर हल्द्वानी में जलापूर्ति के लिए जमरानी बांध परियोजना पर काम चल रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ और झीलों के लिए भी बात की गई थी कि पिथौरागढ़ शहर में पेयजल के लिए थरकोट झील को निर्माण की इस वित्तीय वर्ष में पूरा होगा। तो कहीं पे ऐसे जैसे जल से संबंधित जल आपूर्ति से विषय का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस प्रकार की चीज़ों को लिख सकते हैं। ये मेरा इस टॉपिक को डालने का उद्देश्य था, क्योंकि बजट में इसका जिक्र है तो आप इसको कहीं ना कहीं डेटा के साथ लिख सकते हो, तो उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, और ऑथेंटिकेट हो जाएगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट खबर ये वाली है कि महिलाओं को मुफ्त 3 सिलेंडर के लिए 55.5 करोड़ दिए जाएंगे। एक वित्तीय वर्ष में कितने सिलेंडर मिलेंगे, 3 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ये आप इन दोनों को आप देख लें, ये आप ज़रूर आप कहीं ना कहीं काम आएंगे लिखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बजट में 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके तहत क्या कौशल विकास आदि स्वरोजगार के लिए इसमें क्या किया जाएगा, मेधावी बालिकाओं को क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं आंसर लिखने में उपयोगी होंगे, इसलिए आप इनको देखें। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार जो है मुफ्त इलाज को प्राथमिकता देने के लिए 310 करोड़ का प्रावधान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया है। वर्ष 2022-23 के तहत बजट के तहत आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज के लिए 310 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूरस्थ या पर्वतीय क्षेत्रों में डायलिसिस हेतु योजना निर्माण का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। निःशुल्क या न्यूनतम मूल्य पर डायलिसिस सुविधा इसके तहत प्रदान की जाएगी। अगला है अटल आयुष्मान योजना के तहत 23 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। फिर क्या है, 42.83 लाख लोगों ने गोल्ड कार्ड धारक हो गए हैं प्रदेश में, और इनकी संख्या निरंतर बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत रहने की बात बजट में की गई है। पर्वतीय जिलों में जिला अस्पतालों पर 5 जिला स्थानों पर डे केयर कैंसर यूनिट की स्थापना की बात भी इस बजट में की गई है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिए कि मेंस में आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच सुविधा होगी। 207 बीमारियों को निःशुल्क जांच के तहत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क पैथोलॉजी लैब जांच शुरू होगी, जिसमें 207 बीमारियों को क्या होगा, निःशुल्क जांच होगा। तो दोस्तों आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि जो अवस्थापना विकास है, यानी पूंजीगत निवेश के लिए सरकार जो है वो अधिकतर किस पे डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए सड़कें संवारने के लिए भी केंद्रीय सहायता पर निर्भरता की बात बजट में साफ साफ दिखती है। पांवटा साहिब से देहरादून जो सड़क निर्माण है उसके लिए भी सरकार केंद्र सरकार पर ही निर्भर कर रही है। PMJSY के तहत 10 साल पुरानी सड़कों के जीर्णोद्धार की योजना बजट में की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मेरा गांव मेरी सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के विकास की बात भी बजट में की गई है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो लक्ष्य है वो है 2288 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेड किया जाएगा और लगभग 151 पुलों का निर्माण की बात बजट में की गई है। नई सड़कों का विकास के लिए चंपावत बनवसा से नेपाल कंचनपुर, भानियावाला से ऋषिकेश 4 लेन सड़क निर्माण, काठगोदाम लालकुआं हल्द्वानी बाईपास, ये सब केंद्र की सहायता से की जाएंगी। 5 साल में सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 55,841 करोड़ रुपए सहायता राशि प्राप्त हुई है। तो आप देख लीजिए कि उत्तराखंड सरकार केंद्रीय सहायताओं पर कितनी निर्भर है। आपने बजट एलोकेशन में भी देखा था कि उत्तराखंड को प्राप्त होने वाली आय में लगभग 32% आय जो है वो किससे प्राप्त होती है, केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। सीएजी के आंकड़ों के अनुसार 2012 से 17 में पूंजीगत खर्च लगभग 21,364 करोड़ था, जो अब बढ़कर कितना हो गया 31,1164, और पूंजीगत खर्च कितना लगभग 46% इन्होंने बढ़ाया है। जो अभी करंट गवर्नमेंट है, अब इन्होंने अपने टेन्योर में लगभग 46% पूंजी निवेश पर क्या किया है, फोकस किया है। तो अब आप देखें कि ये सरकार पूंजीगत निवेश पे बहुत फोकस कर रही है, जिसका आपको दिख रहा होगा कि सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है और एयरपोर्ट बन रहे हैं प्रदेश में, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो लिखने के लिए काम आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है सरकार एक नया विषय विपक्ष के लोगों की कुछ बातों में लेकर के आए हों, जो आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेंगी कि उद्योगों में 70% नौकरियां स्थानीय को देने के लिए कानून बनाए सरकार। तो इसमें यह है कि विपक्ष का कहना यह है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो हिमाचल से ज़्यादा है। हिमाचल में 0.2% है और उत्तराखंड में 5.3% है। ठीक है, शहरी साथ ही मांग की कि इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि राज्य के निवासियों को जो है वो 70% रोजगार देने संबंधी कानून बनाया जाए। और एक तरफ हाईकोर्ट में 30% आरक्षण चल रहा है और एक तरफ ये मांग चल रही है कि 70% प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी जो है वो स्थानीय लोगों को आरक्षित की जाए। तो इसलिए जो है वो ये आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा। इस बजट में हम उस 30% आरक्षण की बात ना ही लाएं तो ज़्यादा सही है। उत्तराखंड के उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कानून बने। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी सच है कि सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, लेकिन जो 40,000 पद रिक्त हैं उनको भी भरने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है। तो देखिए कि हर प्रकार से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने बजट के शुरू में पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो है वो लगभग 50% बजट जो है वो सैलरी, पेंशन और आपका जो हम ब्याज का ऋण अदा कर रहे हैं उसमें खर्च हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि बजट पे और प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम अपने यहाँ अधिक लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का प्रयास करते हैं तो बजट पे उतना बर्डन पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वो बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वाली कटिंग को आप खुद पढ़ लें। ठीक है, ये बस ये है कि आंसर लिखने के लिए कहीं पे आपको इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे दोहरे दबाव में प्रदेश सरकार कि एक तरफ तो युवाओं के लिए रोजगार देना है, दूसरी तरफ बजट को भी देखना है ना। तो युवाओं के लिए खुशी, सरकार के लिए चुनौती। क्यों? क्योंकि युवाओं के लिए तो रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार के लिए चुनौती क्या होगी, बजट व्यवस्था करने की। तो इस टॉपिक को आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। ये टॉपिक भी मैं लगभग आपके लिए पूरा छोड़ देता हूँ, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको पढ़ने का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि हमने हमारे जो राज्य है, राज्य पर कर्ज कितना है। तो 17 साल में कुल 35,000 करोड़ का कर्ज हुआ था। ठीक है, 2017 से 2022 में उत्तराखंड सरकार का जो कर्ज है वो कितना हो गया, 57,152 करोड़ रुपये हो गया। तो वित्तीय स्थिति में आप देखें कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं। और एक ही इम्पॉर्टेंट है, जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए और राजकोष के घाटे पर चिंता है। सरकार ने भंग की बजट की गोपनीयता, अब बजट आया तो कार्य शुरू करेंगे। 44% बजट खर्च क्यों नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला लाइन मैं पढ़ देता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो बजट लाया गया था उसमें सिंचाई सहित कई विभागों का बजट सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई बाढ़ नियंत्रण में 1,354 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष सरकार 754 करोड़ ही खर्च कर पाई। शहरी विकास, परिवहन, कृषि का भी ऐसा ही हाल है। तो ये आंसर लिखने में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप समझ रहे होंगे। एक बार इसको आप पूरा डिटेल पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जिस विषय की हम बात कर रहे हैं उसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस ये है
कि सरकार ने जो बजट खर्च है वो क्या प्रॉब्लम रही है, कितना बजट एलोकेशन, यहाँ 64,000 का प्रावधान था, 4,000 खर्च हुआ, बाकी 62% खर्च नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए कितना परसेंट खर्च हुआ ये देखो, 2021-22 में 62.12%, 20-21 में 64, 19-20 में 64, फिर 18-19 में 68 और 68 जो है 17-18 में। तो आप देखिए कि 70% से ऊपर हम बजट खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं किसी भी हालत में। लेखानुदान के खर्च की भी धीमी रफ्तार के लेखानुदान सरकार जो बजट में पेश करती है उसको भी पूरा खर्च नहीं कर पा रही है। तो एक बार इसको आप पूरा एनालिसिस कर लें, 5 साल में धीमी पड़ी खर्च की रफ्तार, कि सरकार खर्च क्यों नहीं कर पा रही है और क्या इसके समाधान होने चाहिए, वो भी आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्णतया ये विषय भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भूमि कानून वाला है, उत्तराखंड भू कानून, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस में इस समय। लेकिन आप देखिए कि बजट में निवेशकों के लिए भू उपयोग परिवर्तन की राह होगी आसान। यहाँ सरकार बात कर रही है कि निवेशकों को आमंत्रण के लिए भूमि जो भू उपयोग परिवर्तन है उसको आसान बनाया जाएगा। और एक तरफ उत्तराखंड राज्य के लोग मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून हो। तो अब आप देखिए कि कैसे इस विषय को सरकार हैंडल करेगी। इस विषय को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको अधिक पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए आप इसको स्वयं पढ़ें और देखें कि सरकार इसके लिए बैलेंसिंग कैसे कर सकती है। वो सुझाव आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आपके पास इंटरव्यू में इस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कि एक तरफ ये व्यवस्था है कि सरकार निवेशकों को लाना चाहती है और एक दूसरी तरफ लोग चाहते हैं कि सख्त भू कानून हो, तो आपके पास इसके लिए क्या सुझाव हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप देखें ज़रूर। ये टॉपिक भी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट होगा। ये सिर्फ स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का, और इसलिए मैं इसको पढ़ करके वीडियो को अधिक लंबा नहीं करना चाहूँगा। इसको आप स्वयं पढ़ें और इससे अपनी राय डेवलप करें कि आप इसको आंसर राइटिंग में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन का हब होगा। ये आंसर लिखने में कितना इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन जो है कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें देख लेंगे क्या आपने इन्होंने कैसे कैसे विकास की बात की है, कहाँ कहाँ इन्होंने बोला है कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के लिए जुटाई जा रही सुविधाएँ कि एक ज़िले में एक डेस्टिनेशन होगा। कितना बढ़िया आंसर राइटिंग में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन सुविधा, ठीक है। तो इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें, इन ध्यान से पढ़ें और इनको नोट करने का कोशिश करें कि जहाँ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं। मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैंने पूरा पढ़ने के बाद ही ये डाला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो आप इनको पढ़ें और उसके बाद फिर आप वीडियो पॉज करके पढ़ें और फिर आप उनको नोट करते चलें जो आपको इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से लग रहा है। एक फिर से इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है कि बजट में शुरू में आपको बताते हैं कि 4,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी, ठीक है। दूरदराज के कार्यालय, स्कूल, थाने और सरकारी संस्थानों में ई गवर्नेंस में तेज़ी से होंगे जनता के काम। क्या होगा कि 4,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। 5G नेटवर्क इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस जो है वो तेज़ होगी और इससे क्या होगा, जो सरकारी आजकल सुविधाएं ई सुविधाएं होगी हैं उनके संचालन में और आसानी होगी और तेज़ी आएगी। तो उससे कहीं ना कहीं लाभ जनता को मिलेगा। तो इसलिए ये आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट थे, इनको आप पढ़ें और अपने अपने पॉइंट्स आप लिखते चलें। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक के माध्यम से, कि जनता के सुझाव, उत्तराखंड में जो बजट बनता है वो जनता के सुझावों को लेकर के बनाया जा रहा है। कुछ समय से प्रथाएं चल रही हैं कि सरकार जो है जनता से सीधे सुझाव लेती है व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल पे या किसी गवर्नमेंट पोर्टल पे। तो आप देखें कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे आपको क्या ये आपको आंसर राइटिंग में कहाँ मदद मिल सकती है, ठीक है। जैसे ये मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि जनसंवाद में बजट के लिए 200 से अधिक सुझाव आए थे। कुछ बजट में शामिल किए गए हैं, जो मांगें थी वो संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। सरकार अभी सुझावों पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी आप ये पढ़ें, ठीक है। चंपावत पर मेहरबानी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है वो चंपावत से चुने गए हैं, इसलिए ये लिखा गया है। तो आप इनको देखें, कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में आप पे काम आएंगी। फिर उसके बाद मोदी के सहारे उत्तराखंड का दशक बनाने के इरादे, ठीक है, कि मोदी गवर्नमेंट से जो है वो हमें क्या है, अधिक अनुदान मिले, योजनागत अनुदान, अन्य अनुदान भी मिले। जैसे क्या है, राज्य का विकास जो है वो तेज़ी गति से बढ़ता रहे। बढ़ता कर्ज भी सिरदर्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लें
कि किस प्रकार उत्तराखंड में कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी पीछे डिस्कस कर लिया है, तो मैं दोबारा बोल करके वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए आप इनको देखें, छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएंगी, इसलिए मैंने सारी इस वीडियो में ऐड की हुई है। आगे चलते हैं। तो समाप्त हो गया दोस्तों, इतने ही इसमें टॉपिक थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमें राय में बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। थोड़ा फ़ोन से शूट करने में वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्या करें, मेरे पास भी संसाधन इतने ही हैं। मैं जितनी हेल्प आपकी कर पा रहा हूँ इतनी ही हो पाएगी फ़िलहाल। जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे, जैसे जैसी मुझे मदद मिलती रहेगी आप लोगों की तरफ से, वैसे ही मैं आप लोगों का सपोर्ट बढ़ा सकता हूँ और अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो लाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।